हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम नंदवाना और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंडक्टर्स। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिंपल तो होते हैं बट कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इस वजह से हमारे मार्क्स उसमें मोस्टली हम अच्छे स्कोर नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज हम कंडक्टर से रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट्स और उनके एप्लीकेशन ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और उन्हें किस तरह से अप्रोच करते हुए आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कंडक्टर्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। वैसे हर एक प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है बट हमारे सिलेबस और वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इनको ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कंडक्टर क्या है। कंडक्टर बेसिकली क्या है कि कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? जनरली आप जानते हैं कि कोई भी जो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट क्या होता है, वो होता है एटम, और एटम से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से मिलकर के कोई भी जो बॉडी है वो कंस्ट्रक्ट होता है या बनता है। अब मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्डिंग्स होती है अलग अलग तरीके की। बॉन्डिंग में क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स का आपस में शेयरिंग या एक्सचेंज होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड्स से रिलेटेड नहीं होते, इन बॉन्ड्स में नहीं होते, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह के मटीरियल जिनमें इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंडक्टर्स। जैसे कि मेटल्स जो होते हैं ज़्यादातर सभी बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तभी वो फ्लो कर पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। यानी कि कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें करंट फ्लो कर सकता है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो या इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यानी कोई भी कंडक्टर अगर होता है तो स्टैटिक कंडीशन में उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा किसी भी पॉइंट पर क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखें। At the surface of a charged conductor, electrostatic field must be normal to the surface at every point। देखें कि कोई भी अगर हमारे पास में कंडक्टर है, ये आप देखें कि ये एक मैंने कंडक्टर अज्यूम किया हुआ है, तो इसके किसी भी सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो वो कैसा होगा? इट वुड बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। उसके नॉर्मल होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो। और इनसाइड में किसी भी पॉइंट पर क्या होगा? जीरो होगा कंडक्टर के अंदर। तो जैसा कि पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सपोज ये कोई कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल हो सकता है जो कंडक्टर है, मेटल है कोई, तो जनरली क्या होता है, सारे एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सपोज मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को चार्ज सप्लाई किया है, मैंने एक्सटर्नली इसको चार्ज प्रोवाइड किया, लेट्स से क्यू चार्ज, इसको पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो मैंने सप्लाई किया है। अब क्या होता है कि स्टैटिक कंडीशन में इसके जो अंदर कोई भी चार्ज, ये जो प्लस क्यू हमने दिया है वो इसके अंदर कहीं भी नहीं जाने वाला है। वो सारा का सारा चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरीके से सारा चार्ज जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो चार्ज होगा वो अंदर किसी भी पॉइंट पर आपको नहीं मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन अंदर नहीं होगा। जो भी इफेक्टिव चार्ज होगा, जो भी हमने दिया है इसको एक्सटर्नली, वो सारा का सारा नेट चार्ज वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पूरा का पूरा सरफेस जो है वो यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर ये स्फेयर है तो जो चार्ज डेंसिटी होगा हर एक पॉइंट पर सरफेस पर वो सेम होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसी कुछ सिचुएशन है, ऐसा कुछ कंडक्टर का शेप है अगर, तो जहां पर हम देखें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कम है, वहां पर डेंसिटी इसकी क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है। और जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां कुछ और होती है, यानी सेम नहीं होगी, अभी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, क्योंकि सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल नहीं रह गया है। तो यहां पर आगे और प्रॉपर्टीज बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यूज एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे अभी हमने बात किया कि ये कंडक्टर है, लेट्स से
ये कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना जानते हैं। पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारे पास में इंटीग्रेशन E डॉट dr, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेट से V2 माइनस V1 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 से 2 हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके अब यहां पर देखें, अगर हम बात करें कि मैं बात करूं इस पॉइंट को मैं 1 कहता हूं, इस पॉइंट को 2 कहता हूं, ये दोनों पॉइंट्स कहां है, कंडक्टर के अंदर है। अब यहां पर मैं इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम 1 to 2 E डॉट dr मैं करता हूं, तो आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जो 0 है तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पोटेंशियल 0 होगा इनसाइड द कंडक्टर, बट जो हर एक पॉइंट पर जो आप देखेंगे वो सेम होगा थ्रू आउट द कंडक्टर इनसाइड। जो वॉल्यूम है थ्रू आउट द वॉल्यूम, वो जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर वो सेम रहने वाला है, चेंज 0 होगा। यानी कि अगर सरफेस पर पोटेंशियल V है तो अंदर किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, V होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface of a charge conductor is sigma upon epsilon naught. Well, sigma is the surface charge density and n cap is a unit vector normal to the surface in the outward direction. देखिए ये चीज हमने अभी पहले पॉइंट में भी डिस्कस करी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कंडक्टर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, यानी उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, नहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और सिग्मा क्या है, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का वो किस तरह से होगा, वो सरफेस पर होगा, अंदर कहीं भी कोई चार्ज नहीं जाएगा जो एक्सटर्नली चार्ज हमने प्रोवाइड किया है। और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। अब यहां पर मैं अगर कंसीडर करता हूं कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ओके। अब इस कंडक्टर में मेरे को इस पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, जैसा यहां पर बताया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां गॉस थ्योरम का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूं। लेट्स गो बैक। ओके, गॉस थ्योरम का यूज करते हुए हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ओके, यहां पर मैं क्या कर ले रहा हूं, एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रहा हूं। ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने अज्यूम कर लिया है, ओके। अब इस गॉसियन सरफेस की अगर मैं बात करूं, ये बहुत ही छोटा साइज का मैंने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है, ड्रॉ मैंने बड़ा किया, आप अज्यूम करें बहुत ही छोटा साइज है। अब यहां पर हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो पॉइंट है सरफेस पर जो होगा, वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल टू दिस सरफेस। जैसे ये है तो ये इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ओके। और इनसाइड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है, किसी भी पॉइंट पर इनसाइड द कंडक्टर 0 होने वाला है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो मेरे पास एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस, गॉसियन सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, तो उस सरफेस के जो 3 पार्ट में कंसीडर कर रहा हूं, एक ये और थर्ड ये कर्व्ड सरफेस, ओके। अब यहां पर अगर हम देखें तो इस गॉसियन सरफेस ने यहां पर इसका कितना पार्ट कवर किया हुआ है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेट्स से ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका A है, तो इतना चार्ज जो है इस सरफेस पे, जो चार्ज है वो पूरा इस सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है लेट्स से, और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है लेट्स से, ओके। तो अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, लेट्स से Q चार्ज इनक्लोज्ड है, एंड दैट Q इज गोइंग टू बी सिग्मा इनटू A। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड A इज दैट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया उस गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है उस कंडक्टिंग सरफेस का, वो कितना है, A है, और उसकी जैसे चार्ज यहां पर कितना इनक्लोज किया हुआ है, सिग्मा इनटू A, फाइन। तो यहां से अगर मैं फ्लक्स निकालना चाहूं, चार्ज इंक्लूड सिग्मा इनटू A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से फ्लक्स को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, इंटीग्रेशन E, यानी कि हम क्या करें, क्लोज्ड इंटीग्रेशन करें सरफेस का, है ना, E के साथ में डॉट प्रोडक्ट करते हुए। तो वो हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन होती है। तो मैं अगर बात करूं कि नंबर 1 सरफेस जो है, टॉप सरफेस जो है, ये वाला जो सरफेस एरिया है, उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस तरह से होगा। ये एरिया वेक्टर DA वेक्टर से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो मैं क्या करूं, यहां पर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो cos 0 आने वाला है, तो मैं सीधा दोनों को क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा E इंटू A। अब मैं इस दूसरे सरफेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां 0 है, तो इंटीग्रेशन E डॉट ds में करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा।
इसी तरह से अब कर्ड सरफेस बचा, तो कर्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा है, वो इस डायरेक्शन में यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये जो कर्ड सरफेस है उससे टेंजेंशियल डायरेक्शन में है सभी तरफ से, तो वहां पर भी दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर है, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या आने वाला है 0। तो फाइनली मुझे क्या फ्लक्स मिलता है E इंटू ए। अब ये दोनों फ्लक्स का वैल्यूज में इक्वल करता हूँ, E इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ए कैंसिल आउट हो गया तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो एन कैप। तो यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आया है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ओके, कंडक्टर का जो सरफेस है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। यहां से आगे हम एक एग्जांपल यहां पर कंसीडर कर रहे हैं बेटा। 2 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, वन इज गिवन चार्ज Q1, अदर इज गिवन चार्ज Q2, फाइंड आउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस। यानी कि क्या है, हमारे पास 2 लार्ज कंडक्टिंग सरफेसेस हैं, प्लेट्स हैं या पैरेलल प्लेन्स हैं जो कि पैरेलली प्लेस किए हुए हैं। हम समझ सकते हैं कि ये इनफाइनाइटली लार्ज डायमेंशंस इनके हैं, ऐसा हम मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लार्ज बोला हुआ है। अब ये दोनों कंडक्टर्स हैं, एक तरह से कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई हैं। इसको प्लस Q1 प्लस Q2 इसको चार्ज दिया हुआ है। अब इसको समझने से पहले एक छोटी सी हम यहाँ पर पहले डिस्कशन कर लें कि सपोज हमारे पास में एक लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, उसको चार्ज Q हमने दिया है, तो क्या होगा, ये जो चार्ज Q है, हम जैसा अभी पहले भी प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टर को दिया गया चार्ज जो है उनकी सरफेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये सारा चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों सरफेसेस पर, क्योंकि यहाँ 2 सरफेसेस आपको नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर Q/2 और यहाँ पर Q/2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ सिमेट्री है। तो इधर और इधर यानी दोनों सरफेसेस पर जो चार्ज डेंसिटी है, लेट्स से अगर एरिया जो है A है, सरफेस एरिया एक साइड, दूसरी साइड भी A होगा, तो दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी क्या होगा सिग्मा, एंड सिग्मा वुड बी Q/2 डिवाइडेड बाय A। तो ये यहाँ पर दोनों तरफ सिमिलर चार्ज डेंसिटी होगा। अब यहाँ पर एक चीज आप अज्यूम करें कि अगर मैंने क्या किया है कि एक न्यूट्रल प्लेट यानी कि जिस पर नेट चार्ज क्या है 0 है, वो इसके सामने प्लेस कर दी है, तो अब क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। जो ये सामने हमने प्लेट रखा है उस पर क्या होने वाला है, चार्ज इंड्यूस होने वाला है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और ये नेगेटिव चार्ज का वैल्यू क्या होगा, इट वुड बी माइनस Q/2। यहाँ प्लस Q/2 था तो सामने कितना इंड्यूस होगा, एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बट अपोजिट, दैट इज नेगेटिव। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड प्लस Q/2। तो आप देखें माइनस Q/2 प्लस Q/2 नेट चार्ज जो है वो 0 बना रहा, लेकिन इंडक्शन का इफेक्ट यहाँ आ गया है। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। अब थोड़ा सा हम आगे चलें, इस क्वेश्चन के बारे में फिर से बात करें। इसको मैं हटा देता हूं, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। यहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम हर एक सरफेस पर देखना चाह रहे हैं कितना चार्ज होगा। अब टोटल चार्ज जो है एक प्लेट पर वो तो उतना ही रहने वाला है, यानी इस पर टोटल Q1 ही रहेगा, लेकिन इफेक्ट किस चीज का आएगा, जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर इफेक्ट आएगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर चार्ज होता है X, लेट से कि ये जो लेफ्ट वाला साइड है वहां मैंने अज्यूम कर लिया कितना चार्ज आ गया है, X आ गया है। यहां X आ गया है तो राइट साइड कितना चले जाएगा, Q1 माइनस X। इसी तरह से यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इसके राइट साइड में चले जाता है Y, और यहां कितना आ जाता है, कितना बचेगा, Q2 माइनस Y। ओके, इन सरफेसेस को मैं 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से बोल देता हूं कि नंबर 1 सरफेस, 2, 3 एंड 4। अब यहां पर अगर मैं चार्ज डेंसिटीज की बात करूं, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि चारों का जो सरफेस एरिया है लेट्स से वो क्या है, स्मॉल a, यानी किसी भी एक साइड, जैसे फर्स्ट वाली जो सरफेस है उसका एरिया A, 2 का A, थर्ड का A, फोर्थ का A। अब यहाँ पर चार्ज डेंसिटीज की अगर मैं बात करूँ तो मैं सिग्मा 1 यानी कि इसकी चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा तो क्या होगा, X अपॉन चार्ज अपॉन एरिया। इसी तरह से अगर मैं सिग्मा 2 की बात करूंगा तो क्या होगा, Q1 माइनस X अपॉन A। इसी तरह से अगर मैं सिग्मा 3 की बात करूंगा बेटे तो क्या होगा यहाँ पर, Q2 माइनस Y अपॉन A। इसी तरह से सिग्मा 4 जो होगा वो क्या होने वाला है, Y अपॉन
ए। तो ये चारों चार्ज डेंसिटी मैंने लिख ली है। अब यहाँ पर हम करना क्या चाहते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट है ए। आप देख सकते हैं ये पॉइंट ए, और हम अभी थोड़ी देर पहले ही प्रॉपर्टीज में देखे हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अब इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किस वजह से, ये जो सभी सरफेसेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से। हमने देखा है कि अगर इनफाइनाइट डायमेंशन का कोई चार्ज सरफेस है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी नियर बाय पॉइंट पर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो पॉइंट ए है इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये लेफ्ट में क्या है, यहां पर एक्स है, तो ये वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इधर आएगा लेट से E1, और यहां पर Q1 माइनस एक्स है यानी कि जो सेकंड सरफेस है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगा E2। इसी तरह से जो थर्ड सरफेस है उसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में आएगा E3, और जो फोर्थ सरफेस है उसकी वजह से भी इधर आएगा E4। और नेट हमको जीरो चाहिए, वो कब पॉसिबल है, व्हेन E1 इज इक्वल टू E2 प्लस E3 प्लस E4। आई होप यू गेट दिस। अब यहां पर E1 का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखें यहां से 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे इसको सॉल्व करें हम तो सिग्मा 1 का वैल्यू हम प्लेस कर दें, दैट इज x बाय a, उसके बाद इक्वल टू सिग्मा 2 का वैल्यू प्लेस करें Q1 माइनस एक्स बाय ए, प्लस हम बात करें थर्ड की Q2 माइनस वाई बाय ए प्लस वाई बाय ए। अब यहां से a कैंसल आउट हो गया, x इज इक्वल टू Q1 माइनस एक्स प्लस Q2 माइनस वाई प्लस वाई। अब आप एक चीज यहां पर देखें कि हमको ये सारा प्रोसेस बार बार करने की जरूरत नहीं है, हम अल्टीमेटली इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। कैसे करेंगे हम देखें कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है ए पर, उसके लेफ्ट साइड में देखें एक तरफ कितना चार्ज है, एक्स आ गया, और दूसरे साइड में राइट साइड में क्या क्या चार्ज है, ये तीनों चार्जेस राइट साइड में, तो इन तीनों को ऐड करके इधर लिख दिए। समझ रहे हैं आप, तो डायरेक्टली हम इस तरह से कर सकते हैं यहां पर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, x इधर आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 2x, ये y कैंसिल आउट हो गया यहां से, तो क्या बचा है हमारे पास में Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, ओके, एंड x इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इस पॉइंट पर या इस सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो हम निकाल चुके हैं। इसी तरह से अब हम बाकी सरफेसेस के लिए भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, हम इस पॉइंट बी पर फील्ड जीरो कर दें। ये कलर मैं दूसरा ले लेता हूं यहां से, हाँ, तो हम क्या करें, बी पर फील्ड जीरो कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज गोइंग टू बी जीरो। बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उसके लिए क्या प्रोसेस हम यूज करेंगे, सेम प्रोसेस फिर से यूज करेंगे जैसा मैंने कहा, लेकिन आपको ये सारा दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस स्टेप पर आ सकते हैं। हम देखें कि बी के राइट साइड में क्या चार्ज है, y है, और उसके लेफ्ट साइड में बाकी सारे चार्जेस हैं, तो सभी को ऐड कर दें। लेफ्ट में क्या क्या है, Q2 माइनस वाई प्लस Q1 माइनस एक्स प्लस x, तो आप देखें x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y इधर आएगा, इट इज गोइंग टू बी 2y, एंड हियर व्हाट इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी Q1 प्लस Q2। तो फाइनली y कितना मिलने वाला है, Q1 प्लस Q2 बाय 2। और आप देखें यहां से x और y का वैल्यू सेम आया है। अब यहां पर आपको प्रोसेस पता चल गया है कि किस तरह से कैलकुलेट आपको करना है। अब यहां पर इजीली x का वैल्यू आने के बाद Q1 माइनस एक्स और Q2 माइनस वाई का वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप Q1 माइनस एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, Q1 माइनस एक्स, Q1 माइनस एक्स मीन्स दिस, तो Q1 माइनस एक्स यहां पर आप करेंगे तो आपको यहां से क्या मिलने वाला है, Q1 माइनस Q1 बाय 2 माइनस Q2 बाय 2। तो Q1 माइनस एक्स का वैल्यू यहां से क्या आने वाला है आपके पास में, Q1 माइनस Q2 बाय 2। इसी तरह से अगर आप Q2 माइनस y को भी सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको मिलेगा Q2 माइनस y, ये आपको सॉल्व करना है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, Q2 माइनस
Q1/2 सॉल्व करके देखिएगा। अब यहां पर से हमने एक दो चीजें अभी डिस्कस करी थी और कुछ कंक्लूजन यहां से और नए निकालेंगे। हमने क्या देखा था कि जो अपोजिट सरफेसेस होंगे, कंडक्टिंग सरफेसेस, उन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा ड्यू टू इंडक्शन। तो आप देख सकते हैं कि Q1 - x जो है वो सरफेस 2 पर है और चार्ज जो Q2 - y है वो सरफेस 3 पर है, और दोनों का वैल्यू आप देखेंगे तो ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल बट इनके साइन अलग अलग हैं। यानी कि अगर इसको माइनस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मिलता है, या इसको माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा। तो ये रिजल्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। दूसरी बात, यहां पर आप देखें कि जो फर्स्ट सरफेस है और फोर्थ सरफेस यानी लेफ्ट मोस्ट सरफेस एंड राइट मोस्ट सरफेस, उन दोनों पर जो चार्ज का वैल्यू है वो सेम है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर हम ये दोनों चार्जेस ऐड कर दें, यानी जितनी भी प्लेट्स हैं सभी के चार्ज ऐड कर दें, यानी कि Q1 + Q2 और उनको 2 से डिवाइड कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट सरफेस पर चार्ज है वो मिलेगा। तो 2 पॉइंट आपको यहां से लेकर के जाने हैं। क्या है कि जो आमने सामने वाले अपोजिट कंडक्टिंग सरफेस हैं उन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल और अपोजिट होगा ड्यू टू इंडक्शन, और जैसा ये फॉर्मूला है, चार्ज ऑन द लेफ्ट मोस्ट सरफेस इज इक्वल टू चार्ज ऑन द राइट मोस्ट सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन ऑल द प्लेट्स डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे डिटेल में जैसा लास्ट क्वेश्चन में गया, अभी हम यहां पर सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। हमको पता है कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट पर क्या होने वाला है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, और उस चार्ज का वैल्यू कैसे आएगा, आप टोटल चार्ज ऐड करके क्या करें, डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल चार्ज यहां पर मेरे पास कितना है, Q + 0 + 2Q डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 3Q/2। तो यहां पर लेफ्ट मोस्ट पर क्या होगा, 3Q/2, ये पॉजिटिव चार्ज है सारा, और यहां क्या होगा, यहां भी होगा 3Q/2, मैग्नीट्यूड वाइज और साइन वाइज दोनों इक्वल होगा। अब आप देखें 3Q/2 यहां है, लेकिन पूरी प्लेट पर मुझे टोटल कितना चाहिए, Q, यानी कि यहां कितना होना चाहिए, -Q/2। बैलेंस करते चलें आप चीजों को, यहां 3Q/2 और यहां पर -Q/2, दोनों को ऐड करें क्या मिलता है अपने को, Q। अब यहां पर -Q/2 है तो अपोजिट वाली जो सरफेस है उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी यहां -Q/2 है तो यहां +Q/2 ऐसा आना चाहिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहां पर। अब इस पर टोटल चार्ज क्या करना है, 0, तो इसका जो दूसरा सरफेस है वहां पर क्या चार्ज हो जाना चाहिए, -Q/2। अब यहां -Q/2 है तो अपोजिट पे कितना आ जाना चाहिए, यहां पर +Q/2, तो यहां आ जाता है +Q/2, और ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर चुका है। आप देखें 3Q/2 + Q/2 मिलकर के कितना होता है, 2Q। तो आप देख सकते हैं कितना इजी हो जाता है। जो पिछला हमने यहाँ पर डेरिवेशन देखा, डिस्कशन देखा, तो आप इसको ऐसा ना समझें कि बहुत डिफिकल्ट है या कंफ्यूजिंग है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको डिटेल में बताया। डायरेक्टली हम इसको जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह से बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। There are two concentric conducting spheres of radius small r and capital R. Inner surface carries the charge Q and outer surface is Earth. Find out the charge on the outer surface. यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि जो आउटर सरफेस है उसको हमने अर्थ किया हुआ है। अर्थ करने का मतलब क्या है कि जिस भी कंडक्टिंग बॉडी को हम अर्थ कर देते हैं, जिसका अर्थिंग किया जाता है, उसका पोटेंशियल क्या होगा, 0। यानी यहाँ पर आउटर जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल होने वाला है 0। अब यहाँ पर चार्जेस का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपस में नहीं होगा। यहाँ पर अर्थ में या तो चार्ज जो है बॉडी से वो जा सकता है या वहां से आ सकता है। उसका मतलब क्या होगा, जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो चार्ज हो जा रहा है x, ओके, आउटर सरफेस पर, और हम क्या चाहते हैं कि जो आउटर सरफेस है उसका पोटेंशियल क्या करें, 0, क्योंकि वो क्या की गई है, अर्थ की गई है। तो अब इस पर आउटर सरफेस पर जो पोटेंशियल आएगा वो इनर शेल की वजह से और आउटर शेल की वजह से, दोनों की वजह से आएगा। तो 2 टर्म्स यहाँ पर आने वाले हैं। तो पहला टर्म इनर शेल की वजह से मैं लिखता हूं KQ/R, और आउटर शेल की वजह से KX/R इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू -Q, यानी कि -Q चार्ज यहां पर आ रहा है, नेगेटिव Q चार्ज यहां पर आ रहा है, यानी कि -Q चार्ज जो है वो अर्थ से इस बॉडी पर जो आउटर स्फीयर है या आउटर शेल है वहां पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बट इस बार हमने क्या किया हुआ है, आउटर शेल को +Q चार्ज दिया हुआ है और इनर शेल को क्या किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनर शेल पर जो है x चार्ज होता है। अब इनर शेल का जो पोटेंशियल है वो हमको क्या करना है, 0। अगेन 2 टर्म्स आएंगे,
एक तो इनर शेल की खुद की वजह से पोटेंशियल आएगा और एक आउटर शेल की वजह से आएगा। तो इनर शेल की वजह से पोटेंशियल क्या होने वाला है, के एक्स अपॉन स्मॉल आर, और आउटर शेल की वजह से के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इट इज गोइंग टू बी जीरो। इसको सॉल्व करने पर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मेन चीज ये है कि आप ध्यान रखें कि जिसको भी अर्थ किया जा रहा है कंडक्टर को, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारे पास है, देयर आर टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 and r2 and the charges on these conductors are q1 and q2 separated by a large distance. If they are connected by a wire, then what is the final charge on the spheres? यानी कि ये दोनों आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं और ये काफी लार्ज डिस्टेंस पर रखे हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पर या इस सरफेस पर, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, या इसकी वजह से इस सरफेस के पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये इसका कहने का मतलब है, या मैथमेटिकल मीनिंग इस टर्म का ये हो जाता है। अब इनको क्या कर दिया है, थ्रू अ वायर कनेक्ट कर दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि फाइनल चार्जेस यहां पर कितने होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अज्यूम कर लेता हूं कि x चार्ज जो है वो Q1 से शिफ्ट होकर के या फर्स्ट स्फीयर से शिफ्ट होकर के दूसरे स्फीयर के पास चला गया है, ये हमने अज्यूम किया है। तो यहाँ चार्ज अज्यूम कर लेते हैं Q1 माइनस एक्स हो चुका है और वहां पर Q2 प्लस एक्स हो चुका है। अब जब ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो पोटेंशियल है और इसका जो पोटेंशियल है वो सेम होना चाहिए, कॉमन पोटेंशियल। इनिशियली यहाँ पर पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है क्योंकि आइसोलेटेड है, इनका रेडियस डिफरेंट है, चार्ज डिफरेंट है, तो अलग अलग यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। बट जब वायर से हमने कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल हमको क्या करना है, सेम करना है। तो यहां पर कॉमन पोटेंशियल हमको कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल कैसे आएगा इसका, कि Q1 माइनस एक्स अपॉन R1, और इसका पोटेंशियल कैसे आएगा, कि Q2 प्लस एक्स अपॉन R2। और जो चीज मैं अभी कह रहा था वो यही आपको बता रहा था कि इस सरफेस पर, इस कंडक्टिंग सरफेस पर, इस स्फीयर पर जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसके चार्ज की वजह से होगा, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इधर इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ये क्लोज होते तो एक दूसरे पर भी फिर पोटेंशियल ये अप्लाई करते, बट यहां पर इस केस में ऐसा नहीं है, इसीलिए यहां पर दिया हुआ है कि दे आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। ओके, तो फाइनली इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से ये कैंसल आउट होगा, देयर वुड बी R2 Q1 माइनस R2 x इज इक्वल टू R1 Q2 प्लस R1 x। ओके, इसको यहां से सॉल्व करें, हमको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को हम एक साइड ले आएंगे, x कॉमन आएगा, R1 प्लस R2 वुड बी हियर, इधर आ जाएगा R2 Q1 माइनस R1 Q2, देन x वुड बी इक्वल टू R2 Q1 माइनस R1 Q2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं x का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब फाइनल जो चार्ज होगा इस स्फीयर पर वो कितना होगा, Q1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू आ चुका है, Q1 में से आप इसे सबट्रैक्ट करें। इसी तरह से यहां पर फाइनल चार्ज वैल्यू क्या होगा, Q2 प्लस एक्स, इसमें आप इस x को Q2 में ऐड कर दें तो दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। कई बार यहां पर पूछा जाता है कि इन दोनों का जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, उसका रेशियो क्या होगा। तो चार्ज डेंसिटी निकालना ईजी है, चार्ज डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया। ओके, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इसके लिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 अगर मैं बात करूं तो Q1 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर अगर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होगी, Q2 प्लस एक्स अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, और x का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, देयर इज अ कंडक्टिंग स्फीयर विद कैविटी. If a charge Q is placed inside the cavity, then find out the charge at the inner and the outer surface of the sphere. Okay, करना क्या है, यहां पर हमको एक जो कंडक्टिंग शेल दिया हुआ है और उसके बीच में हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q रख दिया है। अब हमको पता करना है कि जो अंदर वाला सरफेस है और आउटर सरफेस है उस पर चार्ज कितना होगा। क्योंकि हम जानते हैं
कि यहाँ पर इंडक्शन हो सकता है चार्ज का, साथ ही साथ जो कंडक्टिंग सरफेस है उसके अंदर जो है कंडक्टिंग बॉडी है उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर कोई चार्ज होगा नहीं, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेसेस पर ही होने वाला है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करें, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ड्यू टू दिस यहाँ पर जो है चार्ज आ जाता है लेट्स से x, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि x चार्ज जो है, और सिर्फ x चार्ज एक पॉइंट पर नहीं होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द सरफेस, तो पूरी सरफेस पर मैंने मान लिया कि चार्ज x है। अब मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस यहां पर ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया किसी भी एक सर्टेन रेडियस r का। अब इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है ये कहां से पास हो रही है, ये पास हो रही है कंडक्टर के अंदर से भीतर से, और कंडक्टर के अंदर में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो मैं जानता हूं फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स साथ ही साथ इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इस तरह से भी कैलकुलेट किया जाता है, जहां पर हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन करते हैं सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब हम जानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है क्योंकि हम इस गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, और हर एक पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ 0, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस कहाँ से पास हो रहा है, कंडक्टर के भीतर से। और अगर ऐसा है तो ये जो Q इन है, यानी कि जो चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस है वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब Q इन क्या होगा यहाँ पर, दैट वुड बी Q प्लस एक्स, इट हैज टू बी 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस Q। तो यहां से पता चला कि x का वैल्यू क्या आ गया है, माइनस Q आ गया है। अगर x का वैल्यू यहां पर माइनस Q आ गया है तो यहां आउटर सरफेस पर अगर y है तो ये कितना होगा, प्लस Q। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, एक सेपरेट एंटिटी है, ये तो सिर्फ यहां पर रखा गया है, और ये जो पूरा स्फीयर है, शेल है, ये एक सेपरेट एंटिटी है, और ये शेल जो था इसको कोई चार्ज हमने दिया नहीं था, नेट चार्ज यहाँ 0 होना चाहिए। तो अगर इनर सरफेस पर माइनस Q इंड्यूस हो गया है तो आउटर सरफेस पर ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, प्लस Q होना चाहिए, क्योंकि नेट चार्ज उस स्फीयर का, उस शेल का क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि चार्ज ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसीलिए यहाँ माइनस Q और यहाँ पर प्लस Q आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है 2 concentric conducting shells have charges Q and 2Q. If switch is closed, then find out the charge, what charge will flow through the switch. यानी कि क्या है, हमारे पास दो कंडक्टिंग यहाँ पर स्फीयर्स हैं, शेल्स हैं, कोसेंट्रिक हैं, Q और 2Q यहाँ पर चार्ज हमने दिया हुआ है। अगर हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, सपोज यहां पर मैंने इसको क्लोज कर दिया है, ओके। इसको क्लोज करने के बाद दोनों को हमने एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, शेल्स को, कंडक्टर्स को, तो उन दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। यानी कि ये जो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता है, सेम। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यहां से एक्स चार्ज जो है वो इधर फ्लो कर गया है। देखिए उधर से इधर भी आ सकता है, इधर से उधर भी जा सकता है, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने अज्यूम किया यहाँ चार्ज क्या हो गया है, Q माइनस एक्स, और ये x यहां से चल गया है थ्रू दिस स्विच और दिस वायर टू आउटर मोस्ट शेल, दैट इज 2Q प्लस एक्स। अब क्या करें, दोनों का पोटेंशियल सेम करें, यानी पोटेंशियल ऑफ दिस सरफेस, इनर सरफेस यानी कि इनर स्फीयर, एंड द पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर और आउटर सरफेस हैज टू बी इक्वल। तो अंदर वाले के लिए हमको पोटेंशियल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि Q माइनस एक्स अपॉन R1। ये जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी वजह से खुद पर जो पोटेंशियल आया है, इसी तरह से जो आउटर जो स्फीयर है उसकी वजह से भी इस सरफेस पर पोटेंशियल आएगा। वो कितना होगा, कि 2Q प्लस एक्स अपॉन R2, ओके। इसको इक्वल करना है हमको पोटेंशियल जो कि आउटर सरफेस पर होगा, आउटर स्फीयर पर होगा। तो अंदर वाले स्फीयर की वजह से बाहर वाले स्फीयर पर क्या पोटेंशियल आएगा, कि Q माइनस एक्स अपॉन R2, और जो आउटर स्फीयर है उसकी वजह से अपने आप पर ही जो पोटेंशियल आने वाला है वो क्या होगा, कि 2Q प्लस एक्स अपॉन R2, ओके।
अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगा, यहां से x का वैल्यू मिल जाएगा और आप जान पाएंगे कि कितना चार्ज जो है वो यहां से फ्लो किया है। अगर x का वैल्यू नेगेटिव आता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो है वो 2q से यानी कि बाहर वाले स्फीयर से अंदर वाले स्फीयर पर आया है, यानी कि इस तरह से इस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो हुआ है थ्रू दिस स्विच। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आता है यानी कि हम कह सकते हैं कि इस तरह से चार्ज का फ्लो हुआ है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आज जो हमने सारा डिस्कशन किया है उसको आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। इस तरह के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको प्रैक्टिस करें और देखें कि किस तरह के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएं, उसका आंसर दे पाएं और नेक्स्ट वीडियोस में आपकी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का सॉल्यूशन लेकर के आ पाएं। गुड लक।